सबसे पहले हम एक-एक करके इस सॉल्यूशन देखते हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के पेपर 2024 का। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा कि 6 किलोग्राम की एक वस्तु 25 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। वस्तु का संवेग है। वस्तु का संवेग क्या होगा? 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर 150 मीटर पर सेकंड या फिर 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको मालूम है संवेग किसे कहते हैं? संवेग सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाँ संवेग कहते किसे हैं। तो आपको मालूम है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग का फार्मूला क्या होता है? तो P इक्वल टू एम इंटू वी। पी इक्वल टू एम इंटू वी अर्थात संवेग को कहिए कि हम P से दर्शाते हैं और m यहाँ पे क्या है? आपका मास है अर्थात कहिए कि द्रव्यमान है और v क्या है? वेलोसिटी अर्थात वेग है। तो P इक्वल टू एम इंटू वी। एक इसका हम मात्रक भी देखते चलेंगे, विमा भी देखते चलेंगे, सारी चीजों को कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा क्या गया है? देखिए 6 किलोग्राम की एक वस्तु 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है। वस्तु का संवेग है। यहाँ पे आपको कहिए कि m का मान दिया हुआ है। m का मान कितना दिया हुआ है? 6 केजी। ठीक है, m का मान दिया हुआ है 6 केजी। v का मान दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड और आपसे पूछा गया है p का मान। तो आपको मालूम है p इक्वल टू एम इंटू वी होता है। तो m का मान है आपका 6 केजी और आपका v का मान है 25। तो 25 है 100 आपका यहाँ पे हो जाएगा 50। ठीक है, 150 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आपका 150 किलोग्राम, ये आपका मास है तो ये आपका किलोग्राम हो जाएगा और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए 150 ये भी दिया है लेकिन 150 मीटर पर सेकेंड दिया है, लेकिन आपका होगा 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसको देख करके आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। यहाँ देखिए ध्यान से जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे ये नहीं कहा रहा है कि हाँ क्या निर्भर करता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या निर्भर नहीं करता है। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। क्या निर्भर नहीं करता है? तो आप सबसे पहले आपको जड़त्व आघूर्ण मालूम होना चाहिए कि किसी पिंड के घूर्णन की दर के परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध की माप उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसके आकार, प्रकार और उसके अंदर द्रव्यमान के वितरण की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये आपको मालूम चल गया कि हाँ द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसके आकार और प्रकार पर निर्भर करता है। और इसे डिनोट हम कैसे करते हैं? तो जो आपका कहिए कि जड़त्व आघूर्ण है इसे हम आई या फिर जे से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, कोणीय चाल पर आपका निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है? यहाँ पे देखिए तीसरा है तापमान बढ़ने पर यंग प्रत्यास्था गुणांक स्थिर रहता है, बढ़ता है या फिर घटता है। आपको मालूम है कि किसी पदार्थ के लिए प्रतिबल एवं विकृति का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे हम यंग प्रत्यास्था गुणांक यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं और इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। आपको मालूम है लेमडा इक्वल टू क्या होता है? प्रतिबल अपान में विकृति होता है। लेमडा इक्वल टू क्या होता है? मैं चलिए आपको बता देता हूँ। लेमडा इक्वल टू आपका हो जाता है प्रतिबल, लेमडा इक्वल टू होता है आपका प्रतिबल स्ट्रेस अपान में स्ट्रेन विकृति। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं अंदर प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। और यंग प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल का आपका फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपान ए और आपका विकृति का क्या होता है? लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। डेल्टा एल अपान एल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको पक्षांतर करेंगे तो एफ इंटू आपका एल हो जाएगा और यहाँ पे आपका ए इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रतिबल की बात करें तो पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के संगत आंतरिक प्रत्यानयन बल को हम प्रतिबल कहते हैं। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? एफ अपान ए होता है। इसको मात्रा का आपको मालूम है एफ इक्वल टू एफ का हो जाएगा न्यूटन और ए का हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। विमा की बात करें तो आपको कैसे निकालना है सब देखते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपका सब देखते चलेंगे। प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल आपने देख लिया। विकृति क्या होता है? कि किसी निकाय के आयाम के बदलाव
आयाम में बदलाव और मूल आयाम के अनुपात को हम विकृति कहते हैं। विकृति इक्वल टू आपका होता है डेल्टा एल अपान में एल, ठीक है। ये आपकी बदली हुई लंबाई है और ये आपकी प्रारंभिक जो लंबाई होती है इसी के हम अनुपात को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। अब विकृति आपको मालूम है कि जो है आपका मात्रकहीन राशि है, इसकी कोई मात्रक और विमा नहीं होती है। विमा की बात करें अगर पू दिया आपका तो विमा नहीं होता इसका, m0 l0 t सब आपका 0 0 होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन क्या गिवन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ताप बढ़ने पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या फिर स्थिर रहता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि ताप बढ़ने पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक घटता है। क्यों घटता है भाई? यंग प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की कठोरता का एक माप होता है। तापमान बढ़ाने से पदार्थ की लंबाई वगैरह बढ़ जाती है जिससे उसकी कठोरता घटती है। इसी वजह से यंग प्रत्यास्थता गुणांक का कली की मान जो है वो घटता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए तीसरे की बात करें तो ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तीसरे की बात करें, ताप बढ़ने पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का कली का जो मान है वो क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घटता है। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है स्थिर दाब पर, स्थिर ताप पर, स्थिर या फिर कहिए कि स्थिर ऊष्मा पर, ठीक है। पहला दिया हुआ है स्थिर दाब पर, दूसरा दिया हुआ है स्थिर ऊष्मा पर, तीसरा दिया हुआ है स्थिर ताप पर। तो रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करें तो रुद्धोष्म प्रक्रम ऊष्मागतिकी की एक प्रक्रिया है जिसमें किसी निकाय और उसके आसपास के वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। मतलब इसमें जो होता है उसके आसपास में जो आपका निकाय हो गया उसके आसपास में कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान वगैरह नहीं होता है। कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि रुद्धोष्म प्रक्रिया में निकाय के अंदर या बाहर कोई भी ऊष्मा हस्तांतरण नहीं होता है। रुद्धोष्म प्रक्रिया में निकाय का दबाव, आयतन और तापमान समय के साथ बदल सकता है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय का दबाव, आयतन और तापमान समय के साथ बदल सकता है। यानी कि क्या क्या चीजें बदल सकती है? उसका प्रेशर, दबाव, आपका वॉल्यूम हो गया, उसका आयतन और टेम्परेचर हो गया, वो समय के साथ बदल सकता है। रुद्धोष्म प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन जो होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। और रुद्धोष्म प्रक्रिया में एंट्रोपी जो होती है डेल्टा एच का मान हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। और रुद्धोष्म प्रक्रिया में निकाय की कुल ऊष्मा स्थिर रहती है। यहाँ पे आपने क्या समझा कि रुद्धोष्म प्रक्रिया में निकाय की जो कुल जो ऊष्मा रहती है, ठीक है, वो क्या रहती है? स्थिर रहती है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है स्थिर दाब पर, स्थिर ऊष्मा पर, स्थिर ताप पर। तो अभी आपने देखा कि रुद्धोष्म प्रक्रिया में निकाय की जो कुल ऊष्मा रहती है वो क्या रहती है? स्थिर रहती है। तो यहाँ पे स्थिर ऊष्मा पर रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, स्थिर ऊष्मा पर होता है। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका देखिए एमसीक्यू वाला खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए कि जड़त्व, आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? यहाँ पे डॉट 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 मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है कि जड़त्व, आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोणीय संवेग कहते हैं या फिर बलाघूर्ण कहते हैं या फिर रेखीय त्वरण कहते हैं। तो आपको मालूम है हम क्या कहते हैं? जो आपका जड़त्व आघूर्ण हो गया और कोणीय त्वरण हो गया, इसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बलाघूर्ण कहते हैं। बलाघूर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं, TORQE। टॉर्क क्या होता है? किसी बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप बोतल का ढक्कन वगैरह खोलते हैं, ठीक है, तो बलाघूर्ण एक क्या है? आपकी सदिश राशि है। बलाघूर्ण क्या है? आपकी एक सदिश राशि है। और इसका SI मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर होता है। विमा क्या होती है? ml² t-2 होता है, जो आपका बलाघूर्ण हो गया। तो हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि जड़त्व, आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं हम? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा, बलाघूर्ण कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामर्थ्य क्या मात्रक होता है? सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? आपको मालूम है सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है या फिर 1 जूल पर सेकेंड होता है। सामर्थ्य के लिए, शक्ति के लिए, तो सामर्थ्य शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है या फिर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। आपको मालूम होगा P इक्वल टू W/T होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा ले रहा हूँ। P इक्वल टू W/T होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कार्य है, ये आपका जूल हो जाएगा और ये आपका टी का सेकेंड हो जाएगा। तो जूल प्रति सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं? 1 जूल प्रति सेकेंड कहिए या फिर जूल प्रति सेकेंड को हम वाट कहते हैं। तो सामर्थ्य और शक्ति का मात्रा क्या हो जाएगा आपका? जूल प्रति सेकेंड। तो यहाँ देखिए जूल प्रति सेकेंड, यहाँ पे दोनों ऑप्शन वाट भी हो जाएगा आपका और जूल प्रति सेकेंड ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सातवां क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक की विमा के तुल्य है। प्लांक नियतांक की विमा किसके तुल्य है? कोणीय संवेग के तुल्य है, रेखीय संवेग के तुल्य है या फिर कोणीय त्वरण के तुल्य है। तो प्लांक नियतांक होता क्या है? प्लांक नियतांक एक भौतिक स्थिरांक है। क्या है? प्लांक नियतांक जो है वो आपका एक भौतिक स्थिरांक है। इसे H से डिनोट करते हैं। H इक्वल टू इसका मान कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10 टू पावर
34 क्या होता है, चलिए मैं इसको मिटाकर सही से बताता हूँ। 6.67 H इक्वल टू होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻34। ठीक है, ये आपके कहिए कि एच का मान होता है। प्लांक नियतांक एक भौतिक स्थिरांक होता है और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है आपका जूल प्रति सेकंड। इसकी विमा क्या होती है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 इसकी विमा होती है। तो इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि प्लांक नियतांक की विमा के तुल्य होती है, किसके तुल्य होती है, तो रेखिक संवेग के तुल्य होती है। प्लांक नियतांक की जो विमा होती है वो रेखिक संवेग के तुल्य होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां पूछा गया हमसे कि ज्योति तीव्रता एक है, ज्योति तीव्रता डॉट 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 एक है, क्या है आपकी मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि है या फिर आदर्श राशि है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि ज्योति तीव्रता जो है आपकी वो क्या है, मूल राशि है। आपको मालूम है कि ज्योति तीव्रता प्रकाश की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। इसे हम क्या करते हैं, जे से डिनोट करते हैं, जे से दर्शाते हैं। एसआई मात्रक इसका क्या होता है, कैंडेला होता है। इसे हम सीडी से डिनोट करते हैं, मात्रक को सीडी कैंडेला। ठीक है, विमा क्या होती है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इसकी विमा होती है। एम एल स्क्वायर टी और -3 इसकी क्या होती है, विमा होती है। ये कौन सी राशि है, किस प्रकार की राशि है, तो ये आपकी अदिश राशि है। और इसमें पूछा गया है कि मूल राशि है या फिर व्युत्पन्न राशि है या फिर आदर्श राशि है, तो ये आपकी मूल राशि है। मूल राशि कितनी होती है, आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि मूल राशि आपकी कितनी होती है, 7 होती है। द्रव्यमान हो गया, समय, लंबाई, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये आपकी 7 मूल राशियां हो गई। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो ज्योति तीव्रता एक डॉट 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 है, व्युत्पन्न राशि, मूल राशि, आदर्श राशि, तो मूल राशि इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 9वां क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक एवं विमा लिखिए। पृष्ठ तनाव होता क्या है कि द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव द्रव की प्रकृति और आसपास के वातावरण और तापमान पर निर्भर करता है। ये भी आपको याद रखना है कि पृष्ठ तनाव जो होता है वो द्रव की प्रकृति, आसपास के वातावरण और तापमान पर निर्भर करता है। इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 होता है। आपको मालूम है टी इक्वल टू एफ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एल का मान के लिए 1 कर दे तो टी इक्वल टू आपका एफ हो जाएगा। यानी कि जो आप इसका फार्मूला होता है टी, इसको मिटा लूं मैं, फार्मूला होता है पृष्ठ तनाव का टी इक्वल टू एफ एल। ठीक है, यहाँ से तो आप मात्रक विमा निकाल ही सकते हैं। एफ ये आपका बल हो गया, तो ये आपका न्यूटन हो जाएगा और ये आपका मीटर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक हो गया। ठीक है, विमा एम एल टी माइनस 2 हो गया। यहाँ से तो इतना आसान है, ये सब आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है कि देखिए पृष्ठ तनाव का मात्रक एवं विमा, देखिए मात्रक और विमा ही पूछा गया। तो अगर आपको डिफिनेशन याद है कि हाँ, द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका फार्मूला अगर याद है टी इक्वल टू एफ एल, तो यहाँ से आप मात्रक निकालेंगे न्यूटन प्रति मीटर। और आपको मालूम है कि एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ये आपका क्या होता है, जो बल हो गया, इसकी विमा होती है। और फिर आपका नीचे एल है, लंबाई है, तो यहाँ पे आपका एल हो जाएगा, तो एल से आपका एक एल कट जाएगा, तो एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 इसकी विमा हो जाएगी और मात्रक आपका न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका हाँ एक एक नंबर का वन कह कि वर्ड या फिर 1 लाइन का आपका आंसर था। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन है आपका, दो विमाहीन राशियों के नाम लिखिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दो विमाहीन राशियों के नाम लिखिए। ये आपको विमाहीन राशि जरूर याद करना है, एक या फिर दो आपसे डायरेक्टली जरूर पूछा जाता है। हर बार की बात करें एग्जाम में, एक या फिर दो, या फिर कहिए कि ऐसे कह देगा कि हाँ किसी एक विमाहीन या फिर मात्रकहीन राशि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि दो विमाहीन राशियों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हो जाएंगे, आपका भाई विकृति हो जाएगा। आपको मालूम है विकृति क्या होता है, डेल्टा एल अपान एल होता है। ये भी मान लीजिए कि आपकी लंबाई ही है। ठीक है, अब भले ही बदली हुई लंबाई है, फिर जो भी लंबाई है ये भी आपकी लंबाई है, नीचे आपकी लंबाई है, तो लंबाई से लंबाई कट जाएगा। तो ये आपकी क्या है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। फिर आपका हो जाएगा एक घर्षण कोण हो जाता है। ठीक है, या फिर आप कोण भी कह सकते हैं, वो भी आपकी विमाहीन राशि है। आपका प्रवर्तन गुणांक हो गया, फिर मैक संख्या हो गया, टेलर संख्या हो गया, पाई हो गया। पाई भी आपका क्या है, एक प्रकार का आपका विमाहीन राशि है। तो ये आप कई जितना भी मन करें, विकृति हो गया, घर्षण कोण हो गया, मैक संख्या, टेलर संख्या, प्रवर्तन गुणांक हो गया, ये सब आपके क्या है, विमाहीन राशि है। फिर देखिए आपका 11वां क्वेश्चन है, ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक एवं विमा लिखिए। ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति मीटर केल्विन सेकंड। क्या होता है, जूल प्रति, चलिए इसको मैं आपको सही से समझा देता हूं कि इसका मात्रक और विमा, ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक एवं विमा लिखिए। तो आपको मालूम है ऊष्मा चालकता गुणांक, सबसे पहले अगर आपको फार्मूला याद है, के इक्वल टू आपका क्या होता है, क्यू इंटू एल अपान में ए, फिर आपका T1
माइनस T2 टेम्परेचर और फिर आपका T हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये आपका इसको कभी कभी जो T1 T2 है इसको θ1 या फिर θ2 करके भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे Q यहाँ पे क्या हो गई, ये आपकी उष्मा हो गई। तो उष्मा को हम क्या कहते हैं, उष्मा आपका हो जाएगा जूल में, जूल हो गया। फिर ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपका कह लीजिए कि मीटर में हो जाएगा, जूल मीटर, हिंदी में लिख देता हूँ जूल मीटर। फिर नीचे अगर हम देखें तो जूल मीटर हो गया। फिर आपका ये एरिया है तो ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका उसके बाद से देखिए एरिया के बाद से ये टेम्परेचर है तो ये आपका तो केल्विन में रहता है, ठीक है, के से चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद से टाइम है आपका, ये आपका सेकेंड में है। यहाँ पे देखिए 1 मीटर से तो ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका जूल और नीचे बचेगा 1 मीटर और केल्विन और सेकेंड, ठीक है। तो जूल प्रति मीटर केल्विन सेकेंड ये आपका कह लीजिए कि मात्रक हो जाएगा। फिर इसके विमा की बात करें तो विमा भी आप यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका जूल हो गया। तो जूल का आपको मालूम है ml स्क्वायर T-2, जूल का कितना होता है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। A इक्वल टू क्या होता है आपका Q इंटू एल अपान में A और T1 माइनस T2 इंटू T, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करें Q और L, ये आपका जूल है, ठीक है, जूल हो गया। और ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका मीटर में हो जाएगा तो जूल मीटर। फिर आपका नीचे एरिया है तो ये भी आपका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका ये टेम्परेचर है तो टेम्परेचर आपका क्या होता है, केल्विन से होता है। और फिर आपका ये टाइम है तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए ये 1 मीटर से ये आपका 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना आपका, तो बचेगा आपका जूल देखिए ऊपर आपका बच जाएगा जूल और ये मीटर तो आपका कैंसिल हो गया है, ये बच जाएगा आपका मीटर नीचे, तो जूल मीटर मतलब जूल प्रति मीटर केल्विन सेकेंड हो जाएगा। और इसकी अगर हम विमा की बात करें तो विमा देखिए जूल का होता है आपका एम एल स्क्वायर T-2, ये आपका जूल का हो गया। फिर उसके बाद से देखिए आपका लंबाई है मीटर ऊपर, ये आपका एल पहले नहीं कटा था, उसके पहले एल हो गया। फिर नीचे आपका एल स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर का। और फिर उसके बाद से आपका केल्विन है तो इसका के होता है। और फिर उसके बाद से सेकेंड है तो इसका आपका टी होता है। तो यहाँ से देखिए ये जो 2 एल दिख रहा होगा, ये 2 एल कट गया। फिर ऊपर 1 एल है आपका, नीचे आपका टी है। तो यहाँ पे टी अगर ये ऊपर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये ऊपर अब जाएगा तो T-1 हो जाएगा। तो T-1 ये हो गया और T-2 ये हो गया, T3 हो गया और L एक बचा है, M एक बचा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा mL T-3 और k नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो k⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका विमा क्या हो जाएगा, mL T-3 k-1, इसकी ये विमा हो जाएगी, ठीक है। तो समझ गए यहाँ तक। तो इसमें पूछा हमसे क्या गया था, तो इसमें पूछा हमसे यही गया था जो आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक एवं विमा लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए। काफी सिंपल है कि श्यानता गुणांक क्या होता है, तो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल की 2 परतों के मध्य लगने वाले श्यान बल का मान श्यानता गुणांक कहलाता है। F इक्वल टू क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो F इक्वल टू आपका होता है F इक्वल टू म्यू ए इंटू यू अपान वाई, ठीक है। यहाँ पे आपका म्यू क्या है, तो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है। और आपका एफ क्या है, फोर्स है। ए क्या है, एरिया ऑफ इच प्लेट, कह लीजिए कि प्रत्येक प्लेट का एरिया है। और आपका यू अपान वाई क्या है, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये आपका कह लीजिए कि एमसीक्यू टाइप के और एक एक नंबर के जितने क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट सेशन में हम कह लीजिए कि इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे जो आपके पेपर हैं, ये जितने भी आपके ओरिजिनल प्री बोर्ड के पेपर हैं, हूबहू सेम ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। हो सकता है कि ये पूरा पेपर ही आपका एग्जाम में फंस जाए, ठीक है। कोई नहीं जानता है कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको आप जाकर के जरूर ले लेंगे, पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के आप डाउनलोड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे आपके सारी चीजें अवेलेबल है। हर एक सब्जेक्ट के प्री बोर्ड के पेपर आ गए हैं, उसको आपको जाकर के जरूर देख लेना है। काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। PWT पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के आपको डाउनलोड कर लेना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जितना जल्दी जाएंगे आपके लिए बेनिफिट होगा। कि मान लीजिए कि पता ये चलता है, कई सारे बच्चे सोचते हैं कि हम तो बहुत पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, और क्वेश्चन कभी कभी घुमा के एग्जाम में ऐसे पूछ जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है क्या करना है, कैसे लिखना है। तो प्री बोर्ड के सभी पेपर को आपको जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जरूर देख लेना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। फिलहाल इस सेशन में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।